हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक से कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड भाग से पाठ 7 है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा, जो कि एक प्रकार का निबंध है। तो इसका संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पाठ 7 है यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन और लेखक है रामविलास शर्मा। ओके, तो इसका संपूर्ण पाठ का हल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा इसका, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को और पूंजीवादी सभ्यता की अपेक्षा समाजवादी सभ्यता के प्रगतिशील कहा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ हों। महान साहित्यकारों की कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। अमेरिका ने एटम बम बनाया और रूस ने भी, परंतु शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का सृजन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। इस प्रकार साहित्य में विकास प्रक्रिया समाज की तरह नहीं होता। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? देखिए आप लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। अमेरिका एथेंस दोनों में गुलामी थे, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर
इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकेल एंजेलो इटली की देन है। इस दृष्टांतों के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के पास। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। यह आवश्यक नहीं, उनके श्रेष्ठ रचना में दोष यानी कि गलती नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं। उनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य, फिर से देखते हैं, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय की आनंद विह्वल कर देती है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? तो उत्तर हो जाएगा, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान का वाहक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? तो उत्तर हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ
राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास रहा है। समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। फिर उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा, निबंध समापन करते हुए लेखक यही सपना देखता है कि समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ेगी, वह उसे आत्मसात करके बढ़ती जाती है। हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। साक्षर होने पर उसे साहित्य पढ़ने का अवकाश और सुविधा होगा, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। फिर आगे देखिए, ऐसी स्थिति में साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर देश की संपत्ति बनेगा। इस प्रकार बड़े पैमाने घर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। रासियां की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा और भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इसे प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता के यहाँ पे अमेरिका होगा। ओके, आप लोग अमेरिका कर लीजिएगा। एथेंस दोनों में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकेल एंजेलो इटली की देन है। अंततः यह प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है, अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीनता होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।
विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश ने अपनी एकात्मकता को पहचाना था। यहाँ पे पहचाना होगा, कभी कभी कुछ वर्ड्स गलती से यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, आप लोग राइट कर लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश ने अपनी एकात्मकता को पहचाना था। इतिहास प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों तरह से है। मानव समाज बदलकर भी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग को अगर कॉपी में बनाते समय कहीं गलत होगा तो सिर्फ एक बार ऐसे गलत कर दीजिएगा, 2-3 बार ऐसे नहीं करना है, वरना हाईलाइटेड हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ वर्ड्स को आप लोग सिर्फ गलत हो जाए तो ऐसे करके छोड़ दीजिए, ठीक है। साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहने पर विभाजित बंगाल में भी बंगाली सांस्कृतिक रूप से अविभाजित ही रहेगी। ओके, यह अविभाजित ही रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके इसका प्लेलिस्ट आप लोग क्लास 10th हिंदी का प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी का फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक दोनों का आप लोगों का सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।